एक ऐसी त्रासदी जिसकी कहानी सोचिए 22 साल बाद भी उलझी हुई है। तो आज हम इसी गोधरा कांड के तथ्यों और उन सवालों की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। तो बात है एक आग की, और उससे जुड़ा एक ऐसा सवाल जो आज तक सुलझ नहीं पाया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सही मायनों में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसका सच वो आज भी कहीं धुंध में ही खोया हुआ है। गोधरा कांड की गवाही साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डिब्बे और उन डिब्बों में बंद 59 चीखें आज भी देती हैं। सोचिए, इस एक लाइन में इस पूरी त्रासदी की भयावहता कैद है। ये सिर्फ कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये 59 जिंदगियों का एक बेहद दर्दनाक अंत था। और इसमें एक 16 दिन की बच्ची भी शामिल थी जो अपनी माँ की गोद में ही जल गई। तो सवाल यही उठता है कि 22 साल बीत जाने के बाद भी ये कैसे हो सकता है कि कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि वो आग आखिर लगी तो लगी कैसे थी। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी जवाब ढूंढ रहा है। मतलब सोचिए, एक ऐसी घटना जिसमें सरकारें, पुलिस, अदालतें सब शामिल थे, फिर भी सच पर आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और देखिए, इसको लेकर बातें भी एक नहीं, कई हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था, या फिर ये एक सोची समझी पहले से प्लान की हुई साजिश थी, या फिर इसके पीछे एक आईएसआई का षड्यंत्र था? मतलब थ्योरीज कई सारी थी। तो असल में गोधरा में हुआ क्या था? चलिए, इससे पहले कि हम अलग अलग थियरीज में उलझें, एक नज़र उन फैक्ट्स पर डालते हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। मतलब वो बातें जो हम पक्के तौर पर जानते हैं। तो ये बात है 27 फरवरी 2002 की सुबह की। देखिए, हुआ क्या था। 25 फरवरी को अयोध्या से करीब 2000 कार सेवक, मतलब वो लोग जो वहां धार्मिक काम के लिए गए थे, वो साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुए। 27 फरवरी की सुबह करीब 7:43 पर ये ट्रेन, जो पहले से ही 4 घंटे लेट थी, गोधरा स्टेशन पहुंची। बस 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वहां से निकली थी कि किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी, और फिर ट्रेन रुकी सिग्नल फालिया नाम के एक इलाके में, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका था। और बस यहीं पर 1500 से 2000 लोगों की एक भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया, और इसी हमले के दौरान कोच S6 में आग लग गई। 59, इस आग में 59 लोगों की जान चली गई। ये हिंदू श्रद्धालु और कारसेवक थे, और इनमें 27 औरतें और 10 बच्चे भी शामिल थे। और 48 इतने लोग इस हमले में बुरी तरह से घायल भी हुए। 2 आयोग, 2 कहानियां। अब हम इस मामले के सबसे पेचीदा हिस्से पर आ रहे हैं। हुआ ये कि इस घटना की जांच के लिए 2 सरकारी कमीशन बने, और मजे की बात यह है कि दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल ही अलग थे। पहला था नानावती मेहता आयोग। इसे गुजरात की राज्य सरकार ने बनाया था, और इसका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि ये आग एक पहले से प्लान की हुई साजिश थी, जिसका मकसद हिंदू तीर्थयात्रियों और कार सेवकों को निशाना बनाना था। इस आयोग की रिपोर्ट में और क्या था? उन्होंने कहा कि हमलावर पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास पेट्रोल में भीगे कपड़े और मशालें थीं। साजिश एक रात पहले ही अमन गेस्ट हाउस में रची गई थी। और तो और 140 लीटर पेट्रोल खरीदा गया, जमा किया गया, और इसमें मौलवी हुसैन, हाजी इब्राहिम उमर जी और रजात कुरकुर जैसे लोगों को मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड बताया गया। यहाँ तक कि आईएसआई के स्लीपर सेल का हाथ होने की बात भी कही गई। लेकिन कहानी में यहीं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल था 2004, केंद्र में सरकार बदल गई, और तब के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक नया कमीशन बना दिया, बनर्जी आयोग। और इस आयोग ने नानावती आयोग की साजिश वाली बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये आग सिर्फ और सिर्फ एक दुखद हादसा थी और कुछ नहीं। तो अब देखिए, सिचुएशन क्या है। एक ही घटना, लेकिन 2 सरकारी आयोग, और दोनों के नतीजे एकदम 180 डिग्री अलग। एक कह रहा है पहले से प्लान की हुई साजिश थी, दूसरा कह रहा है नहीं जी, ये तो बस एक हादसा था। बाद में हुआ ये कि गुजरात हाईकोर्ट ने बनर्जी आयोग को ही इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई हुई, वो नानावती आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चली। फोरेंसिक और अदालत का फैसला। अच्छा, जब 2 आयोग एक बात पर सहमत नहीं हो पाए, तो जाहिर है सबकी नजरें टिक गईं साइंटिफिक एविडेंस पर, और आखिरकार अदालत के फैसले पर। तो चलिए देखते हैं कि वहां से क्या सामने आया।
तो सवाल ये था कि इन अलग-अलग रिपोर्टों के बीच जो फिजिकल एविडेंस था, जो सबूत मौके पर मिले थे, वो क्या कहानी कह रहे थे? क्या फोरेंसिक जांच इस गुत्थी को सुलझा सकती थी कि भई आग लगी तो लगी कैसे? और यहीं पर कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। गुजरात की फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट सामने आती है और वो कहती है कि आग कोच के अंदर से लगाई गई थी। जी हाँ, बाहर से नहीं, अंदर से। और फोरेंसिक लैब ने इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी बताई। पहली, खिड़की की ऊंचाई करीब 7 फीट थी, तो इतनी ऊंचाई से 60 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ अंदर फेंकना, वो भी बिना ज्यादा गिराए, लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, अगर बाहर से फेंका जाता तो खिड़कियों के नीचे कोच के बाहरी हिस्से पर जलने के गहरे निशान होते, जो कि नहीं थे। और तीसरी, सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि लगभग 60 लीटर ज्वलनशील तरल कोच के अंदर सीट नंबर 72 के पास डाला गया था। तो सालों के इंतजार के बाद आखिरकार फरवरी 2011 में इस केस का फैसला आया। अदालत ने नानावती आयोग की रिपोर्ट को ही सही माना और ये कहा कि ये एक साजिश ही थी। 31 लोगों को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन 63 लोगों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। अब सोचिए, इतने सारे लोगों का बरी हो जाना, इसने पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय के सवाल को और भी ज्यादा उलझा दिया। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिन मौलवी उमरजी को जांच एजेंसियों ने शुरू से इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया था, उन्हें ही अदालत ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। अब इस एक फैसले ने पूरी जांच के डायरेक्शन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मतलब ये केस सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। एक अनसुलझी त्रासदी। तो इतने सालों के बाद, इतनी जांचों के बाद, यह त्रासदी आज भी हमारे सामने कई अनसुलझे सवालों के साथ खड़ी है कि आखिर आग किसने लगाई, क्यों लगाई और कैसे लगाई। सोचें, इतने साल की जांच के बाद भी इन बुनियादी सवालों का कोई पक्का जवाब आज भी नहीं है। इतने आयोग बने, इतनी लंबी जांच चली, सालों तक अदालत में केस चला, लेकिन ये सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। जो पीड़ित परिवार हैं, वो आज भी उन चेहरों को ढूंढ रहे हैं जो इस आग के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन सच वो आज भी कहीं धुंधला सा है और शायद असली गुनहगारों पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। जो एक बात बिना किसी शक के कही जा सकती है, वो ये है कि उस दिन आग में जो सबसे पहले जली, वो मानवता थी। और शायद आखिर में यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। सच और झूठ की इस पूरी लड़ाई में 2002 के उस काले दिन जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि उस आग में सबसे पहले इंसानियत ही जली थी।